आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में लगातार गिरावट का माहौल है, तो ये गिरावट कितनी ज़बरदस्त तरीके की देखी जा सकती है। मतलब ये है कि आगे ये और कहाँ तक गिर सकता है। क्या ये अपना जो 52 वीक लो बनाया था इसने कुछ टाइम पहले, क्या ये उस 52 वीक लो को भी तोड़कर और नीचे जा सकता है? अगर ये वाकई में उस लो को तोड़कर नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, क्या लेवल ये दिखा सकता है, और क्या एक्चुअल में फेयर वैल्यू जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का देखने को मिल सकता है, जहां पर खरीदारी करना एक अच्छा वैल्यू बाइंग बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो है अभी हाल फिलहाल में ही अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद, मतलब कि डिमर्जर के बाद, ये पहला रिजल्ट था उनका। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 668 करोड़ बताया गया। तो अगर आप पिछले क्वार्टर को कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर से, तो एक जबरदस्त तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी ग्रोथ के पीछे के जो रीजंस हैं वो हमने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में जो है वीडियो बनाकर शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पूरे रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू में यहाँ पर ग्रोथ देखा गया, उसके साथ ही जो है प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखा गया। और यहाँ पर अगर आप आए, इसके कुछ की पैरामीटर्स देखें तो आपको कुछ खास की पैरामीटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अभी भी एक चीज नोट करें कि इस कंपनी को जो डीमर्ज हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, इसीलिए पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पर अभी भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कोई बहुत लंबी चौड़ी अगर आप एनालिसिस करना चाहें अभी भी, तो आप इसके वो डेटा पॉइंट्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पर कुछ खास डेटा पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलते। यहां पर सिर्फ मार्केट कैप वगैरह है, करंट प्राइस वगैरह, जो बुक वैल्यू वगैरह देखने को मिलता है। बाकी कुछ खास यहां पर चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट बस आपको दिखाना हम चाहेंगे, वो याद रखिएगा कि यहां पर जो बुक वैल्यू है इनका वो है 182 रुपए का। ठीक है, 182 रुपए का बुक वैल्यू है इनका। ये पॉइंट आप बिल्कुल अभी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोट करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की शुरुआत जो है काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन यहां पर अभी जो हम लोग देखते हैं लिस्टिंग जो डिमर्ज हुआ ये अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। लेकिन इसकी ओरिजिनली जो शुरुआत है यहां पर जो बताया गया है कि ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन जुलाई 22 1999। तो 1999 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और उस वक्त जो है इसका एक फिर नाम जो है बदल दिया गया, और नाम बदल के बाद में जो है जनवरी 14 2002 को यहां पर जो है देखें तो द कंपनी ऑफ द कंपनी वाज फर्दर चेंज टू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बन गया, क्योंकि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जो है नाम था पहले। और उसके बाद जो है यहां पर जुलाई 25 2023 को फिर इसका जो है नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड किया गया। अब इस कंपनी के अंतर्गत अगर आप देखें तो कई सारी और भी जो कंपनीज हैं जिस तरीके से ये काम करेगी, ऑपरेट करेगी, तो अलग अलग बिजनेसेस इनके देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा जियो फाइनेंस लिमिटेड जेएफएल के नाम से, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड जेआईबीएल के नाम से, और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड जेपीएसएल के नाम से, एंड जॉइंट वेंचर नेमली जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जेपीबीएल के नाम से। तो ये अलग अलग तरीके से कंपनी जो है आपको देखने को मिलेंगी। आप यूं कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के बिजनेसेस जो है इसमें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल इसके बिजनेस को लेकर अभी भी अपडेट्स कुछ इस तरीके से ही देखने को मिल रहे हैं कि अभी भी जो है लाइसेंसिंग वगैरह का काम जो है चल रहा है, क्योंकि लाइसेंसिंग का काम एक बहुत मेजर काम रहता है इस फील्ड में, क्योंकि जब तक लाइसेंस वगैरह ना मिले तब तक यहाँ पर जो है किसी तरीके के कोई कारोबार नहीं किए जाते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि लाइसेंस वगैरह लेना इस फील्ड में उतना आसान नहीं होता है। तो लाइसेंसिंग का काम जैसे ही पूरा होता है तो हम लोगों को फिर फुल फ्लेजली यहाँ पर काम देखने को मिल सकता है। हमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा आने वाले समय में, या जियो फाइनेंशियल में ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम पूरे के पूरे बाजार की बात करें, इस फाइनेंस सेक्टर की बात करें, तो हमें कितना पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि जियो फाइनेंस का एक्चुअल फेयर वैल्यू क्या है। जहां पर आप इसको खरीदेंगे अगर, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है आगे जाकर बन सकता है। तो यहां पर अगर देखें तो जो चॉइस बिटवीन बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल जो है ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट पे और आपका एक इन्वेस्टमेंट गोल जो है उस पर। अब देखिए, डिपेंड तो हमेशा आपके ही जो पैरामीटर्स उस पर करेगा, क्योंकि जो दोनों ही स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो जो बोथ स्टॉक्स हैं ये काफी अट्रैक्टिव बेट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो दोनों ही कंपनीज है ना, लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स प्रीफर बजाज फाइनेंस टू जियो फाइनेंशियल्स फॉर द शॉर्ट टर्म। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई गोल बना रहे हैं, आपको लगता है कि भाई महीने 2 महीने 6 महीने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है,
तो उस केस में फिर आप जियो फाइनेंशियल्स को इग्नोर कर सकते हैं। उस केस में बजाज फाइनेंस जो है प्रीफर कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो इस बात को मान के चलते हैं कि बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म में और जो है हो सकता है कि जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस से थोड़ा सा आगे जाए, आगे जाने का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कि प्रॉफिट वाइज आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बना कर दे। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो जियो फाइनेंस में शायद आपको उस तरीके की चीजें देखने को ना मिले। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो यहां पर जियो फाइनेंस है, जियो फाइनेंशियल्स को लेकर एक सबसे बड़ी चीज जो मार्केट में चलती है वो यही कि इसका जो बैकएंड है, मतलब ये है कि इसके पीछे जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, जो सपोर्ट है, वो बहुत स्ट्रांग है और काफी डोमिनेंट है। इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में ये काफी डोमिनेंट प्लेयर बन भी सकता है आगे जाकर, क्योंकि वो अपने आप में खुद ही पूरे भारत की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। और इसीलिए जो है अगर आप देखें तो वो एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर ये भी बन सकता है, क्योंकि पीछे सपोर्ट अगर काफी बेहतर हो तो ये कंपनी आगे जाकर काफी जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। तो यहां पर अगर आप देखें अलग अलग एक्सपर्ट्स की बात करें तो यहां पर मानते हैं बजाज फाइनेंस को लेकर कि बजाज फाइनेंस अपीयर्स टू चूज सीकिंग एबिलिटी एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, व्हाइल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोज सीकिंग रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, बजाज फाइनेंस ऑफर्स स्टेबिलिटी एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाइल जियो फाइनेंशियल प्रेजेंट्स अ रिस्कियर येट पोटेंशियली फास्टर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि आगे जाकर लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि जियो फाइनेंस आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दे, फास्टर प्रॉफिट दे सकता है, पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि अभी कैसा है कि इसको मार्केट कैप्चर करना है, मार्केट इसके पास आनी है। और जब कोई कंपनी ग्रोइंग फेज में होती है ना तो उसके पास बहुत जल्दी जल्दी कस्टमर्स आते हैं और वो कुछ अगर लुभावने से यूं कहें कि ऑफर्स वगैरह दे तो वहां पर कंपनी ग्रो कर सकती है। लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जियो फाइनेंस का कि ये आगे कैसा इसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है या कैसा बिजनेस ने किया, क्योंकि ऐसा कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए रिस्की है। लेकिन बजाज फाइनेंस का एक अपना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, 1.25 लाख% के आसपास का प्रॉफिट बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो वहां पर एक बेहतरीन और क्या कहते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से वहां पर ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है। लेकिन अगेन कहना चाहेंगे कि देखिए दोनों ही कंपनीज का अपना वैसे कोई खास कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट से कि जियो फाइनेंस अपने आप में कितना पोटेंशियल रखता है, क्योंकि अगर आप उसको एक बड़े प्लेयर से कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कहां पर स्टैंड करता है। तो इसके अलावा अगर हम अलग और इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर या यूं कहें कि एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो यहां पर कहते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है उसका अभी फिलहाल में टारगेट अगर आप देखें तो कुछ 9,850 के आसपास देखने को मिल सकता है। और यहां पर जियो फाइनेंस को लेकर आगे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जियो फाइनेंस जो है आगे जाकर क्या कहते हैं कि सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है ये और जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इसका, उसकी चलते ये आगे जाकर काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हाँ, ये इन सब चीजों को इमर्ज करने में काफी टाइम लेगा। जो इसका एक लैंडिंग बिजनेस है उसमें अपनी होल्ड बनाने में या यूं कहें कि उसमें अपनी प्रेजेंस बनाने में समय लेगा और इसीलिए जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे जितनी भी बातें हुई इन सभी बातों को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो सिर्फ यहां पर इतना कह सकते हैं कि इन अ ब्रॉडर वे यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू आउट परफॉर्म इन द स्पेस एनबीएफसी बिकॉज ऑफ इंडियाज रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक। यहां पर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो है चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें चाहे आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, यहां पर ये दोनों कंपनी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी रखती हैं एनबीएफसी स्पेस में ग्रो करने के लिए। क्योंकि यहां पर बेट जो है ना आपको कहां पर लगाया जा रहा है, यहां पर एक्चुअली गेम चल रहा है पूरे के पूरे इंडिया को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड पावर हाउस विद अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इंडिया आगे जाकर बन सकता है 28 से 29 के बीच में, है ना। और यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी विद एवरी फाइनेंशियल कंपनी ड्राइविंग दिस शिफ्ट। तो यहां पर सिर्फ यही दोनों कंपनीज नहीं है बल्कि इसके अलावा जो बैंक्स वगैरह की बात करें वो भी आगे ग्रो कर सकती हैं। और हमने इस बात को कई बार आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि अभी आने वाले समय में चाहे वो बैंक्स हो, फिर चाहे बड़े बैंक्स हो, फिर चाहे छोटे बैंक्स हो, चाहे कोई एनबीएफसी हो, इन सभी में ग्रोथ देखी जा सकती है इस पॉइंट से कि इंडिया जो है बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलपिंग फेज में जब तक चलेगा, तो जैसे ही इंडिया डेवलपिंग फेज में आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये फाइनेंशियल कंपनीज भी ग्रो करती रहेंगी। ये बात हमने पहले भी बताने की कोशिश करी है कि इंडिया डेवलपिंग फेज में है और डेवलपिंग फेज में जब कोई कंट्री रहता है तो उसमें होता क्या है कि जो फाइनेंशियल्स की कंपनीज हैं वो फाइनेंस कंपनीज काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं। और यहां पर अब अगर हम लोग बात करें कि भाई चलो मान तो गए हम के यहां पर
जियो फाइनेंस हो चाहे बजाज फाइनेंस हो, ये ग्रो करेंगे। लेकिन बजाज फाइनेंस को तो समझ में आ गया कि चलो वो उसका टारगेट है, कुछ एक्सपर्ट्स ने दिया है कि भाई 9,000-10,000 के आसपास का टारगेट वहां देखने को मिल रहा है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जियो फाइनेंस के केस में क्या, यहां तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अभी कोई खास बिजनेस भी नहीं है, तो फेयर वैल्यू इसका क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग फेयर वैल्यू की बात करें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले जब यहां पर लगातार लोअर सर्किट लग रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, उस वक्त यहां पर इसके फेयर वैल्यू को लेकर चर्चा करी गई थी और बातचीत करी गई थी कि एक्चुअली में जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो जियो का फेयर वैल्यू कहां पर मानते हैं। तो यहां पर कुछ जो रिपोर्ट्स आए थे उस टाइम पे, अगर हम उन रिपोर्ट्स को देखें तो हमें यहां देखने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स, फेयर वैल्यू ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर अराउंड 180, समझ रहे हैं, 180 रुपए के लेवल के आसपास। अब देखिए यहां पर बुक वैल्यू अगर आप देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, बुक वैल्यू याद रखिएगा, बुक वैल्यू भी इसी के लेवल के आसपास देखने को मिलता है। तो अभी हालांकि अनुमान यह था कि उस टाइम पर यह स्टॉक गिरते गिरते 180 के आसपास आ सकता है, लेकिन इसने क्या किया, उस वक्त इसका फिर गिरना बदल गया, इसने चलना चालू कर दिया और चलते चलते इस स्टॉक ने क्या किया, अपना एक नया ही 52 वीक हाई ऑलमोस्ट बना दिया। और इसने जो अपना लो बनाया था उस वक्त का इसका लो था कुछ 202 रुपए 80 पैसे पे, 202 रुपए 80 पैसे पे इसका एक लो था उस वक्त। अब ये क्या किया इसने, जो 80 रुपए से इसका लो था, अब ये उस लो को हो सकता है ब्रेक कर दे, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो इस कंपनी ने जो है अपना लो बनाया है 204 रुपए 25 पैसे पे, तो बस जरा सा ही ऊपर रह गया है। और पॉसिबली हो सकता है अगर यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है इस वाले लो को ब्रेक कर दे और ब्रेक करके नीचे की साइड आ जाए। तो यहां पर देखिए अभी हमने जो क्वांटिटी उठाई थी, हमारी क्वांटिटी कुछ इसी लेवल के आसपास की थी, तो 204 या 202 के इसी लेवल के आसपास की थी, क्योंकि जो लो बना रहा था ये उसी लो के आसपास हमने इसमें एंट्री बनाई थी। तो हमारे पास क्वांटिटी कुछ इसी पॉइंट के आसपास की है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो अभी होल्ड है, तो अभी इसको हम होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने उसी टाइम पर ये प्लान कर लिया था कि अभी जो भी हमने क्वांटिटी इसमें ऐड करी है उसको हम लंबे समय तक होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें हमने ट्रेडिंग के पर्पज से लिया भी नहीं था। तो अभी अगर ये और नीचे आता है और अगर जैसा बताया जा रहा है कि फेयर वैल्यू जो है 180 के आसपास है, तो अगर ये गिरकर 180 के लेवल के आसपास आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऐड करने की कोशिश करेंगे जैसा हमें लगता है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया है कि जियो फाइनेंस में अभी किसी तरीके का कोई अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 1 साल जो है इसके एक्चुअल डेटा पॉइंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस कंपनी में क्या क्या डेटा देखा जा रहा है, क्योंकि तभी आप इसका किसी बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। वरना अभी फिलहाल के लिए क्या किया जा सकता है कि जो आने वाला क्वार्टर है आपको उस क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि उस क्वार्टर में क्या बदलाव होते हैं, और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो इनका लाइसेंस वगैरह का काम है ये कब तक पूरा कंप्लीट होता है, कब तक फुल फ्लेजली बिजनेस जो है इनका चालू होता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हाँ आपको फिर से बता दें कि जो भी डिस्कशन हमने आपके साथ यहाँ पर किया है ये किसी तरीके का कोई बाइंग या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस जरूर क्या कीजिए, और एनालिसिस करने के लिए आपको हमेशा हम कहते हैं कि एक बार जो है आप इस कोर्स के एनरोल जरूर करिएगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जब किसी स्टॉक को ऐड किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी समझ के साथ निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी लर्निंग पे खर्च जरूर क्या कीजिए, और इसीलिए जो है आप इस कोर्स को एनरोल करके एक बार जरूर देखिएगा। वैसे आपको बता दें कि जो भी डिस्कशन हमने आपके साथ यहाँ पर किया है ये टोटल एजुकेशनल पर्पस से है, किसी तरीके का कोई बाइंग या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश करना कई बार काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से, समझदारी से अपने एनालिसिस करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश करें। और साथ के साथ आपको बता दें डिस्क्लेमर कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, और इसीलिए हम कभी भी किसी तरीके का कोई बाइंग या सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देते। वैसे आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फेयर वैल्यू क्या है, 180 रुपए, 170 रुपए, 150 रुपए या फिर उससे भी नीचे, जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।